हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। 1556 से 1605 ईस्वी। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। अकबर के समकालीन शासकों की बात करें तो इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 ईस्वी, ईरान से शाह अब्बास 1588 से 1629 ईस्वी, रूस से जार इवान चतुर्थ बेसिलयेविच जो कि 1530 से 1584 ईस्वी, और ये इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। कौन? तो जार इवान चतुर्थ बेसिलयेविच। अकबर जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां जो शिया मतावलंबी था, 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बदख्शां का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नाम के युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 18 जून 1576 ईस्वी को। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ और मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हुई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट बावड़ में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन-ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन-ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया या उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्त की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल जो कि खत्री जाति के थे, उन्होंने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। गुजरात विजय के दौरान अकबर सबसे पहले पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सबसे पहले समुद्र को देखा। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार की अगर बात करें तो वो था अब्दुल समद। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन। नोट है, गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा है। किसने कहा है? तो स्मिथ ने, जो कि एक इतिहासकार रहे। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश तो है मालवा, जिसके शासक बाज बहादुर वर्ष 1561 ईस्वी, और मुगल सेनापति थे आदम खां और पीर मोहम्मद। चुनार अफ़गानों का शासन था। 1562 में अब्दुल्ला खां सेनापति थे। आमेर, जिसके शासक भारमल थे, 1562 में, और यहाँ में जो है स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। मेड़ता के शासक जयमल थे। 1562 में सरफुद्दीन मुगल सेनापति रहा। गोंडवाना वीर नारायण और दुर्गावती का शासन था। 1564 में मुगल सेनापति आसफ खां था। मेवाड़ में उदय सिंह और राणा प्रताप का शासन था। 1568-1576। 1568 में अकबर ने स्वयं ही सेनापति का कार्यभार संभाला और 1576 में मान सिंह और आसफ खान ने।
रणथंभौर में सुरजनहाड़ा का शासन था 1569 ईस्वी, जिसमें भगवान दास और अकबर ने सेनापति का कार्यभार संभाला। फिर है कालिंजर रामचंद्र का शासन था 1569 में, जिसमें मुगल सेनापति मजनू खां काकशाह रहा। मारवाड़, जिसमें राव चंद्रसेन का शासन था 1570 में, यहाँ भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी गई। और इसी प्रकार जैसलमेर, जहाँ रावल हरिराय का शासन था 1570 में, बीकानेर, जहाँ कल्याणमल का शासन था 1570 में। इन तीनों राज्यों में स्वेच्छा से इन तीनों प्रदेशों में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी गई। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर मुजफ्फर खां तृतीय का शासन था 1571 में और सेनापति का कार्यभार सम्राट अकबर ने संभाला। बिहार और बंगाल की बात करें तो यहाँ दाऊद खां का शासन था और 1574 से 76 में मुनीम खां खानखाना मुगल सेनापति रहे। काबुल, जिसमें हकीम मिर्ज़ा का शासन था 1581 ईस्वी में, मान सिंह और अकबर सेनापति का कार्यभार संभालते हैं। कश्मीर में यूसुफ याकूब खां का शासन था और 1586 ईस्वी में इसमें सेनापति भगवान दास व कासिम खां थे। उड़ीसा में निसार खां का शासन था 1592 में, मुगल सेनापति का कार्यभार मान सिंह ने संभाला। सिंध की बात करें तो वहाँ जानी बेग का शासन था 1593 में और मुगल सेनापति का कार्यभार अब्दुल रहीम खान खाना ने संभाला। बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर पन्नी अफ़गान का शासन था 1595 में और मुग़ल सेनापति मीर मासूम रहे। कंधार की बात करें तो यहाँ मुजफ्फ़र हुसैन का शासन था 1595 ईस्वी में और शाह बेग मुग़ल सेनापति रहे। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ प्रदेश खानदेश, जहाँ की अली खां का शासन था 1591 ईस्वी में, यहाँ स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी गई। दौलताबाद, जहाँ की चांद बीबी का शासन काल था 1599 में, मुराद, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और अकबर, इन सब ने मुग़ल सेनापति का कार्यभार संभाला। अहमदनगर की बात करें तो यहाँ बहादुर शाह चांद बीबी यहाँ भी शासक रहे और ये वर्ष 1600 में। और फिर है असीरगढ़, जहाँ पर मीरन बहादुर का शासन काल था 1601 में, यहाँ अकबर ही सेनापति का कार्यभार संभालते हैं और जो असीरगढ़ था ये अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य अगर देखें तो दास प्रथा का अंत उसने 1562 में किया और 1562 में ही अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा का कर समाप्त किया और 1564 में उसने जजिया कर को समाप्त किया। 1571 में उसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कर दिया। फिर इबादत खाने की स्थापना अकबर ने 1575 में की। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति उसने 1578 में दे दी। मजहर की घोषणा उसने 1579 ईस्वी में की और दीन इलाही की स्थापना 1582 में की। 1583 में उसने इलाही संवत की शुरुआत की और 1585 में उसने लाहौर में राजधानी स्थानांतरित की। ये थे अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदेस एवं बैजू बावरा थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। वह ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। ये बीन बजाते थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी, कान्हरा आदि। तो ये इनकी रचनाएं हैं। फिर है कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तो ये पूछा जा सकता है कि तानसेन को अकबर ने कौन सी उपाधि दी, कंठाभरण वाणी विलास। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसको अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी, तो तानसेन को। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। यानी अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के नरेश रामचंद्र के राजाश्रय में रहे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे।
जबकि कुछ विद्वान हरिदास और तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। ये भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई भी सरोकार नहीं है। दास्ताने अमीर हमजा हमजानामा प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मुग़ल चित्रशाला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हज़रत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रित संग्रह है। इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली पर्यवेक्षक और अब्दुस सम्मद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर, मालवा आदि में बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया। किसका? तो हमजानामा। फिर है हमजानामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूरा हुआ। इस कार्य को पूरा करने में लगभग 15 वर्ष लगे। इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुस सम्मद ने किया। इसके चित्र को चित्रपट कहा गया। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। जब हम लोगों ने सूफ़ी आंदोलन को पढ़ा था, वहाँ पर हम लोगों ने शेख सलीम चिश्ती के बारे में पढ़ा था। तो आप लोग बताइए कि शेख सलीम चिश्ती किसके शिष्य थे? अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नौरत्न थे। अकबर के जो नौरत्न थे वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कौन से नौरत्न थे? अबुल फजल 1551 से 1602, फैज़ी 1547 से 1595, तानसेन, बीरबल 1528 से 1583, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अज़ीउद्दीन, मुल्ला दो प्याज़ा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैज़ी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। इसने भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया। इसे फ़ारसी काव्य का मास्टर माना जाता था। तो फ़ारसी काव्य का मास्टर किसे कहते हैं? तो फैज़ी को। और इसने भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीने इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। कौन? तो अबुल फजल। अकबर ने भगवान दास, जो कि आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे, उनको अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान ही बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम, जो जिनका नाम जहांगीर है, मतलब जहांगीर के ही बचपन का नाम सलीम था, उनके निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। तो अबुल फजल को रास्ते में किसने हत्या की? तो वीर सिंह बुंदेला ने। किसके निर्देश पर? तो सलीम यानी कि जहांगीर के निर्देश पर 1602 ईस्वी में। मुग़ल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। तो अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? अकबर ने। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फ़ारसी अनुवाद किया और महाभारत का नाम रज़्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फ़ारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवरे सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज़ ने यारे दानिश नाम से किया। तो पंचतंत्र का जो है फ़ारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने और मौलाना हुसैन फैज़ ने किया। अबुल फजल ने अनवरे सादात और हुसैन फैज़ ने यारे दानिश नाम से अनुवाद किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने रास्तरंगिणी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का, फैज़ी ने लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया। फैज़ी ने नल दमयंती, जो कि सूरदास द्वारा रचित कथा का फ़ारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फ़ारसी में टोडरमल ने किया।
अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फ़ारसी में किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फ़ारसी में अनुवाद जहाने ज़फ़र नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया। नोट है, पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला व दिमना कहलाता है। निज़ामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ वेदांतिक दर्शन पर एक ग्रंथ उसका फ़ारसी में अनुवाद किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासन को कहा जाता है? तो अकबर के काल को। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय एवं नरहर को महापात्र की उपाधि दी। तो बीरबल को कविप्रिय की उपाधि किसने दी? अकबर ने। और नरहरि को महापात्र की भी अकबर ने उपाधि दी थी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। किस विजय के उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुस सम्मत को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राजकीय भाषा फ़ारसी थी। अकबर नक्कारा यानी नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप जो है, मुगल की जो मुद्रा व्यवस्था थी यानी आर्थिक व्यवस्था जो है, उसमें जो मुद्रा व्यवस्था होती है उसकी सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को है। यानी मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाहु अकबर जल्ले जलालुह तथा दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित हैं और ऊपर राम सिम शब्द अंकित है। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई। तो ये अकबर का शासनकाल था और उसने जो महान कार्य करवाए थे उनके बारे में था। तो ये अकबर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी और इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले शासक को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।